एक मैसेज कोई जो भी देख रहा हो जी। आनंदा जी बहुत धन्यवाद। जन सुलभ पुस्तकालय आ गया। वेद प्रकाश जी आपका बहुत आभार। जो भी मित्र जुड़ते जाएंगे, मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि मेरे मित्र अर्पण कुमार जी जो बहुत सुंदर ढंग से जन सुलभ पुस्तकालय का ये काम करते रहे हैं और लगातार बहुत अच्छे अच्छे बौद्धिक विमर्श करते रहे हैं, लोगों की जयंतियां मनाते रहे हैं, किताबों के प्रमोशन पे काम करते रहे हैं। उन्होंने मुझे ये मौका दिया निर्मल जी पर बोलने का। हालांकि मैं खुद को निर्मल जी की पूरी परंपरा में अपने को उसका उचित अधिकारी नहीं पाता। जैसे तमाम सारे युवक एक समय में निर्मल जी से बेहद प्रभावित होते हैं और उनकी तरह लिखना पढ़ना चाहते हैं और उनकी चीजों को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते हैं। तो फैन बंद कर दीजिए, फैन की आवाज आ रही है, फैन बंद कर दीजिए जी। तो जिन लोगों को निर्मल वर्मा एक बड़े चितेरे के रूप में समझ में आते हैं, उनमें मैं हूं। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अर्पण ने मेरा एक फेसबुक पोस्ट देख करके मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहां मौका दिया जुड़ने का, लाइव पर बातचीत करने का। आप सबका आभार। कल आज से 2 दिन पहले 3 तारीख को निर्मल जी की जयंती थी, निर्मल वर्मा जी की। मैं उनको प्रणाम करता हूं और जन सुलभ पुस्तकालय का हार्दिक आभार करता हूं। मुझे निर्मल जी के बारे में बोलने के लिए कहा गया है और ये छोटा सा वक्तव्य होगा क्योंकि जितना मैं उनको समझ पाया हूं, जितना उनका साहित्य पढ़ा है, मैं उसी के आधार पर बात करूंगा जैसा मैंने निर्मल वर्मा को जाना। जब एक युवा, एक छोटे शहर में रहने वाला युवा, एक कस्बाई मानसिकता में जीने वाला युवा जो साहित्य पढ़ता रहता है, संस्कृतियों से जुड़ा होता है, कलाओं की दुनिया में आवाजाही होती है और उसको समझना चाहता है, उसको देखना भालना चाहता है, ऐसे में एक मूर्धन, एक बहुत बड़े रचनाकार का आशीर्वाद मिल जाए और वो आपको आगे बढ़ करके अपने दामन में समेटने की कोशिश करें, तो ये बहुत दुर्लभ है। मुझे नहीं लगता कि आज की पीढ़ी इस बात से कितना मुतासिर होगी या इससे कितनी सहमत होगी, लेकिन हम लोगों ने जिस पीढ़ी में अपना किशोरावस्था और युवावस्था बिताई है, उसमें इस बात की बहुत खुशी मिलती है कि हम लोग कहीं भी होते थे। मैं अयोध्या में रहता था, प्रभात रंजन सीतामढ़ी में होते थे, गिरिराज किराडू राजस्थान से आते थे, बोधिसत्व इलाहाबाद से थे, फिर बाद में वहां गए, मुंबई गए। तो तमाम सारे मित्रों को उनको उनकी मेंटरिंग के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ बड़े रचनाकारों ने पहल की और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने उसको एक थाती की तरह संभाल के रखा। मुझे अपने रिश्तों को खोलने का बहुत बस में कोई बहुत उत्साह नहीं होता, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि मौकों पे ये बात कही जानी चाहिए। तमाम तरह के विमर्श चलते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, ढेर सारे लोगों का, ढेर सारे रचनाकारों का, मूर्धन्य रचनाकारों का भी एक नए ढंग से पाठ होता है, होना चाहिए। उनका विश्लेषण होता है, उनकी आलोचना होती है, उनके बनाए हुए जो मठ हैं, मंदिर हैं, उनके बनाए हुए जो स्थापनाएं हैं, उनको नए ढंग से एनालाइज करने की एक कोशिश होती है। एक बहुत ही सुंदर बात है कि एक विभिन्न माध्यमों में हम अपने मूर्धन्यों की रचनाधर्मिता को, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को अच्छे से समझें। लेकिन कई दफा उसमें कुछ ऐसे कुपाठ भी होते हैं कि आप आहत होते हैं कि नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा था, ऐसा तो मैंने नहीं जाना था। तो आप अपने आत्यंतिक सत्य के साथ उस रचनाकार से जुड़ाव महसूस करते हैं। निर्मल जी को लेकर के पिछले 3 दिनों से बहुत सारी बहसें चल रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट आई हैं, बहुत बड़े से बड़े और युवतर से युवतर लोगों ने उन पर बात की है। सबको पढ़ना, उनको समझना अच्छा लगता है, लेकिन कई दफा मुझे लगता है कि कुछ बुनियादी बातें कह दी जानी चाहिए जो निर्मल वर्मा से जुड़े थे। जैसे आप किसी शास्त्रीय गायक के बारे में बात करें, आप उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में बात करें, आप अमीर खां साहब के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बड़े गुलाम अली खां का तंबूरा ढोया होगा, जिन्होंने उनके गाँव तकिए और उनकी चांदनी को जिस पे बैठ के वो कंसर्ट गाते थे, उसकी सिलवटें ठीक की होगी, उनके अनुभव भी जानने चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए। निर्मल जी को मैंने उसी रूप में देखा कि जब मैं पहली बार मैं लिख रहा था और मेरा पहला कविता संग्रह आने को था 1997 में, तब उस समय मेरी कुल उम्र 20 वर्ष थी। वत्सल निधि के एक शिविर में हमारी उनकी एक मुलाकात भारत नेपाल बॉर्डर पर वाल्मीकि आश्रम में हुई थी। पहली बार मैंने निर्मल जी को देखा
अपनी पत्नी गगन गिल के साथ आए थे और मैं विद्यानिवास मिश्र जी के साथ गया था, क्योंकि मैं विद्यानिवास मिश्र जी के मार्गदर्शन में लिख पढ़ रहा था, साहित्य की भी पढ़ाई कर रहा था और बनारस बहुत आना जाना होता था। तो जब निर्मल जी को मैंने देखा तो एक दैव शिशु जैसी मुस्कान के साथ खिलखिलाता हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो जब आता है तो हर एक व्यक्ति से, हर एक बड़े रचनाकार को बहुत भर आंख देख रहा था, छोटे लोगों को भी उसी आत्मीयता से देख रहा था। मुझे याद है कि उस वत्सल्य शिविर में उषा किरण खान जी मौजूद थी, मनोहर श्याम जोशी मौजूद थे, अशोक वाजपेयी जी आए हुए थे, तमाम और सारे लोग दिल्ली से पधारे थे, चंद्रकांता जी थी वहां पर। और मैं बहुत युवतर था, पीछे पीछे रहता था, संकोची था। मैं बहुत बोलता हूँ, पहले मैं बहुत कम बोलता था। तो निर्मल जी ने मुझे बुलाकर इशारा से, बड़े आत्मीय ढंग से मुझे बुला के, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब मैं अपना पूरा बड़ा नाम लिखता था, यतीन्द्र मोहन प्रताप मिश्र। बड़ी उत्सुकता से मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, ये कतई नहीं जानने की कोशिश की कि क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तुम यहाँ कैसे मौजूद हो, उसका एक पूरा एक पाठ कर रहे थे और बड़े प्यार से। और उस समय मेरे मित्र हैं, अगर वो सुन रहे हो या कभी इसको सुने, पीयूष दैया, जो बहुत सुंदर काम करते हैं, अभी रजा पुस्तक माला के लिए काम कर रहे हैं। उस जमाने में पूर्ववाक नाम की और रंगायन नाम की 2 पत्रिकाएं निकालते थे। तो रंगायन जो है वो मध्य प्रदेश राजस्थान कला परिषद की पत्रिका थी और वहां पर विद्यानिवास मिश्र का एक लंबा इंटरव्यू मैंने किया था, उसमें छपा था लोक का आलोक शीर्षक से। तो निर्मल जी ने वो पढ़ रखा था और उन्होंने कहा, तुम वही यतीन्द्र मिश्र हो जिसने पंडित जी का इंटरव्यू किया है, तुम्ही ने परंपरा पर, तुम्ही ने अनुष्ठानिक कृत्यों पर, तुम्ही ने पूरी एक भारतीय मनीषा है उसको लेकर के बात की है। तो मैंने बड़े गढ़ते हुए संकोच में कहा कि जी मैं नहीं किया है। फिर वो विद्यानिवास जी के जवाबों पर नहीं, मेरे सवालों पर बात करने लगे और कुछ सवाल उनको याद थे। मुझे उस दिन इस बात की खुशी से ज्यादा हौसला अफजाई हुई, मुझे हिम्मत पड़ी कि हम लोग जो नया नया लिखना पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनको एक बड़ा रचनाकार भी पढ़ रहा है और उन पे बात कर रहा है। आज सोशल मीडिया के जमाने में जब हम सारे लोग तमाम तरीकों से अपनी बात अभिव्यक्त कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि तमाम लोग अपने समवयसियों को ही पढ़ते होंगे या तमाम लोगों को उनके सीनियर पढ़ करके बताते होंगे कि मैंने ये पढ़ा और इसमें मैंने ये समझा और ये तुमने ऐसे कैसे किया या तुमने ऐसा क्यों किया या ये बड़ा बेहतर किया या ये खराब किया। लेकिन निर्मल जी ने एक पतली सी अनाम सी पत्रिका का इंटरव्यू पढ़ करके मेरे प्रश्न याद रखे, जबकि उनको कतई इस बात का इल्हाम नहीं था कि यतीन्द्र मिश्र नाम का व्यक्ति जिसने इंटरव्यू किया है वो उस शिविर में आने वाला है। फिर निर्मल जी की ही मोहब्बत से उनका फोन नंबर मिला। वो उस समय पूसा रोड में रहते थे दिल्ली में, करोल बाग के पास। तो मैं उनके घर जाता था, बड़े प्यार से मिलते थे। अपना व्यक्तिगत जीवन बताने का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है, निर्मल जी की बात है। मैं निर्मल जी के उस पक्ष को रेखांकित करना चाहता हूँ कि अगर उन्हें एक यतीन्द्र मिश्र मिले और उन्होंने उन्हें बढ़ाने की कोशिश की, उन्हें समझने की कोशिश की, उनकी रचनात्मकता में विश्वास जताया, तो आप ये समझिए कि उनका मानस कैसा था। मेरे से उन्होंने पूछा कि किसी रचनाकार को जो समकालीन है किसको पसंद करते हो? तो मैं निर्मल जी को पसंद भी करता था, बहुत पढ़ा हुआ था उनको। तो मैंने कहा आपको? तो हंस के बोले, थोड़ा झेपते हुए बोले कि मैंने इसलिए सवाल नहीं किया है कि तुम मेरा नाम लो, मुझे मालूम है कि तुमने मुझे पढ़ा हुआ है, क्योंकि तुम्हारी बात से लगता है जो तुमने अभी चर्चा की। लेकिन तुम्हें सोप्ती जी को पढ़ना चाहिए, तुमको कुंवर नारायण जी को पढ़ना चाहिए, तुम्हें उदय प्रकाश को पढ़ना चाहिए, तुम्हें वैद्य साहब को पढ़ना चाहिए, कुंवर नारायण की कहानियों को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। निर्मल जी पर यह इल्जाम लगता है कि वो पाश्चात्य दुनिया की चीजें लेकर के आए। उनके यहाँ सिर्फ तुर्गनेव, हेमिंगवे, प्रूस्ट, मलार में तमाम सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो वो कॉपी करते हैं या वो उस विचारधारा को, उस तरह के पूरे लोकेल को वो भारतीय अर्थों में लिखते हैं। निर्मल जी की मैंने एक खास बात देखी कि निर्मल जी ने जब लिखा, जब बात की, हमेशा, कम से कम मुझे याद है कि मुझे उन्होंने भारतीय लोगों को रिकमेंड किया। पहली ही किताब ताराशंकर बंदोपाध्याय की मुझे गिफ्ट की और हमेशा रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते थे, कालिदास की बात करते थे, विद्यानिवास मिश्र की बात करते थे, कुबेरनाथ राय की बात करते थे।
बहुत जब मैं उनको डीप स्टडी में पूछूं सारी चीज, तो उन्होंने कहा पहले भारतीयता को समझ लो, पहले भारतीय मनीषा समझ लो, पहले भारतीय साहित्य समझ लो, उसके बाद पाश्चात्य भी समझना, उसको जरूर समझना। और जब तक कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जाओगे तब तक समझ नहीं पाओगे कि असली किसी भी बात का बिंदु या उसका उत्स कहाँ है। तो निर्मल जी जब मिलते थे तो पूरे वांग्मय में से बात करते थे निकाल के। और जो चीज मुझे बहुत पसंद है, जिसके लिए मेरे एक मित्र राज किराडू ने भी इशारा किया है अपनी पोस्ट में, कि कम से कम वो अपनी आस्था बदलने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनकी जो एक कामना रही होगी वो अमरता की रही होगी। हर व्यक्ति यशः प्रार्थी होता है। निर्मल वर्मा ने हमेशा सभ्यता के प्रश्नों को लेके, जातीय स्मृति को लेकर के, पूर्वज परंपरा को लेके, जो एक बहुरेखीय संस्कृति है उसमें जो एक मौलिकता है भारतीयता की, उसको लेकर के और अस्तित्व के प्रश्नों पर बात की। ये जरूरी नहीं है कि आप अगर अस्तित्व के प्रश्न की बात करते हैं, आप संस्कृति की बात करते हैं, आप वांग्मय में घूमते हैं, आप वैदिक विचारधारा के कुछ सनातनी प्रश्नों के साथ जूझते हैं, तो आप कहीं से कमतर लेखक हैं, या आपके लेखन में कोई ऐसी चीज है जो किसी समाज के काम की नहीं है। हर व्यक्ति का काम, एक बगीचे में एक तमाम तरह के फूल होते हैं, तमाम तरह की वनस्पतियां उग रही होती हैं। हर वनस्पति का काम गुलाब हो जाना नहीं है, हर वनस्पति का काम बेला हो जाना नहीं है। हर चीज अपने ढंग से सुशोभित होती है। और निर्मल जी अगर ये कर रहे थे तो अपने ढंग से अपनी चीजों को समझते हुए कर रहे थे। उनके तमाम सामाजिक राजनीतिक दबाव रहे होंगे उस जमाने में, जिन संघर्षों से वो गुजर रहे थे, जिन चीजों को उन्होंने देखा, बहुत सारे समसामयिक प्रश्नों से जूझते रहे। तिब्बत में लामा शरणार्थियों के बारे में बात हो, दलाई लामा के निर्वासन की बात हो, हमेशा निर्मल जी मुखर रहे। और आपातकाल का मुखर विरोध करने वालों में से निर्मल वर्मा रहे। लेकिन निर्मल वर्मा को हम इस सांचे में ढालें कि निर्मल वर्मा ने ये बात नहीं की, या निर्मल वर्मा की जो विचारधारा थी वो दक्षिण पंथ को प्रेरित थी, या उनके लेखन में उस तरह से आधुनिकता नहीं दिखती जैसे आज ढूंढी जा रही है, तो ये जरूरी नहीं है। कालिदास ने अपने समय और काल में जैसा मालविकाग्निमित्रम लिखा है, जैसा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, उसकी कसौटी उनके देश, काल और परिस्थिति है। निर्मल वर्मा की अपनी जो उपस्थिति है, उस उपस्थिति में जो उनका लेखन है, उसमें से निकाल करके आप निर्मल वर्मा के चरित्र गायन को गा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है। और हर एक आदमी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये फला की तरह काम करेगा। हम लोग अपने माइंड सेट में, हम अपने माइंड फ्रेम में जा करके हर आदमी को अपने ढंग से अपने लिए नबेरना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमें कोई पसंद आए तो हमारे तर्क, हमारी रुचियों, हमारी मान्यताओं की कसौटियों पे खरा उतरे। बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन एक बड़ा रचनाकार, एक बड़ा कलाकार आपके अपने संशयों, आपकी अपनी मान्यताओं से परे भी एक प्रति संसार रच रहा होता है और उसमें अपने ढंग से आवागमन करता है। आप उसमें निकलते हैं, आप उसमें से गुजर करके होके आते हैं। और वो जो एक लीजेंड है महाभारत का कि नर्क के रास्ते स्वर्गारोहण करने की प्रक्रिया, जिसमें कहा जाता है कि युधिष्ठिर को नर्क के रास्ते स्वर्ग के मार्ग पे ले जाया गया, तो वो एक नरक कुंड में जाने की बात है और उसमें से आप अपना स्वर्ग चुनते हैं। अगर आपको आपके प्रश्नों के जवाब, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान, आपके संशयों का कोई कसौटी नहीं मिलती तो आप उसे खारिज कर सकते हैं। लेकिन रचनात्मकता जो है वो अपने में अहर्निश तब भी चलती रहेगी। यतीन्द्र मिश्र जैसा भी लिखते हैं। यतीन्द्र मिश्र का एक पाठक समाज है जो उनको पढ़ता सराहता है और उनको सलाह भी देता है और उनको नापसंद भी करता है। लेकिन मैं पसंद और नापसंद की कसौटी पर अपना लेखन या अपनी विचारधारा या अपना काम बदलने वाला नहीं हूं। तो मुझे लगता है कि निर्मल वर्मा को भी जरूरत नहीं थी। और निर्मल वर्मा, मैं यहां उनकी पैरवी भी नहीं कर रहा, मैं उनके उस पहलू की बात बता रहा हूं कि जिस चीज के लिए वो एक बड़े रचनाकार के रूप में, एक बड़े विचारक के रूप में जाने जाते हैं। मानवीय संवेदनाओं की जितनी कसौटियां हैं, जितने भी तरह की ह्यूमन सेंसिबिलिटी का मामला है, निर्मल वर्मा उसके एक सबसे बड़े चितेरे के रूप में उभरते हैं।
मुझे कभी नहीं लगा कि निर्मल जी को पढ़ते हुए हम अपने जो हमारे व्यक्तिगत प्रश्न हैं, जो जीवन के संशय हैं, जो उहापोह है, जो डायलेमा है लाइफ में, उससे हम जूझ नहीं पाते या उसमें समाधान नहीं मिलता। मुक्तिबोध की कविता है, मुझे कदम कदम पे चौराहे मिलते हैं, एक वे कदम रखता हूँ चार राहें फूटती हैं। आप निर्मल वर्मा के लेखन में, उनके वैचारिक गद्य में और यहाँ तक कि उनकी कहानियों में भी ऐसे तमाम चौराहे ढूंढ सकते हैं जहां आप कदम रखते हैं और वहां से चार बड़ी पगडंडियां गुजरने लगती हैं और उन सब में आपको जाने, चलने या झांकने का मन करता है। एक बड़ा रचनाकार सिर्फ समय को, अपने समय को नहीं लिखता, खुद को भी लिखता है। अपना मैनिफेस्टेशन वो कागज पर या अपने विचारों पर या व्यक्त कर रहा होता है, लिख रहा होता है। तो निर्मल जी को समझने के लिए उस समग्रता में, उस पूरे परिवेश को, निर्मल वर्मा के अपने जीवन को, उनके विदेश प्रवास को, उनके चेक और चेकोस्लोवाकिया के जीवन को, उनका राजनीति से मोहभंग को, उनका दार्शनिक प्रत्ययों को समझने के भाव को भी समझना चाहिए। निर्मल वर्मा अकेले नहीं हैं, ऐसे तमाम बड़े लोग हैं। अगर आप वासुदेव शरण अग्रवाल को पढ़ें, आप विद्यानिवास मिश्र को पढ़ें, आप कुबेर नाथ राय को पढ़ें, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ें, तो आपको बहुत सारे संशय वो बहुत ही सकारात्मक ढंग से भारतीयता के अर्थ में खुलते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो काम थोड़े आधुनिक ढंग से, थोड़ी लालित्यपूर्ण भाषा में, थोड़े सेंसिबिलिटी के साथ अगर एक कहानीकार रख रहा है, एक नॉवेलिस्ट रख रहा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई संशय की बात है। हाँ, ये अलग बात है कि अपनी पसंद और अपने तर्क की कसौटी सबकी अपनी व्यक्तिगत होती है। पसंद करने का, सराहने का और नकारने का भाव अलग अलग होता है। लेकिन निर्मल वर्मा को समझते हुए, उनको पूरे ढंग से आत्मसात करते हुए ये देखना चाहिए कि कैसे अपने समय को एक रचनाकार नए नए ढंग से परिमार्जित करता है, पुनराविष्कृत करता है और आपको कुछ औजार सौंपता है। मैं एक ही किताब का जिक्र करूंगा, धुंध से उठती धुंध, जो उनकी डायरियों की किताब है और जो उन्होंने तमाम सारे प्रवासों को लेकर छोटे छोटे नोट्स लिखे हैं और जिस तरीके से उन्होंने उस पूरे एकांत को और एक मनुष्यता को जो खुद को प्रतिबिंबित है उसको देखने की कोशिश की है, वो अपने में बहुत दुर्लभ है। वो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक लिख सकता है, यह एक फिलोसोफर का काम है। हालांकि उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने बड़ी लच्छेदार भाषा में और बहुत ऐसे करते हुए उन्होंने कोई बड़ा प्रत्याख्यान नहीं रचा समाज में और तमाम सारे संकटों को लेकर के, समाज में होने वाले जो तमाम सारे दबाव आए, आंदोलन आए, उसके प्रति अप्रतिहत रहे। तो निर्मल वर्मा जी हो सकता है कि उन सारे आंदोलनों को लेकर, उन सारी क्रियाओं को लेकर के, क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को लेकर के अपने ढंग से सोचते रहे हों और उसको किसी कहानी में प्रतिबिंबित करने की कोशिश की हो, किसी उपन्यास में डालने की बात की हो। निर्मल का साहित्य जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही उनके इंटरव्यूज इम्पोर्टेंट है। आप ढूंढ ढूंढ कर जहां भी निर्मल वर्मा के इंटरव्यू हैं आप पढ़िए, तो आपको एक शुद्ध वैचारिकी, एक मौलिक वैचारिकी के दर्शन होंगे। मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पर निर्मल वर्मा ने किसी भी तरह के पाश्चात्य लेखन से या भारतीय साहित्यिक समीक्षा के लेखन से आतंकित नहीं किया और उन्होंने हमेशा कहा कि यतीन्द्र, हर लेखक को अपने पाठक को विक्टिम की तरह देखना चाहिए। हर लेखक को अपने पाठक को इस रूप में देखना चाहिए कि आप उसकी अदालत में खड़े हैं और वो आप पे मुकदमा जारी कर रहा है, लेकिन आपका हलफनामा, आपका एफिडेविट तैयार रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि निर्मल वर्मा इस तरह का काम करते हैं जब वो अपनी वैचारिकी में कोई बड़ी बात कहते हैं। संगीत को लेकर के, चित्रकारी को लेकर के, सिनेमा को लेकर के, स्थापत्य को लेकर के, वेस्टर्न म्यूजिक को लेकर के निर्मल जी के मौलिक विचार थे। वो बहुत खूबसूरत ढंग से चीजों को समझते थे और जरूरी नहीं कि उन्होंने हर चीजों पे लिखा हो, लेकिन खुद जब वो मेरे यहाँ, मेरी एक पत्रिका थी अनियतकालीन निकलती थी, सहित 2000 में निकली, तो उसका प्रवेशांक लोकार्पित करने के लिए फैजाबाद आए, अयोध्या आए। और जब उन्होंने मेरा संस्कार देखा, संगीत में डूबा हुआ, दादी के परिवेश से बना हुआ, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती इस बात के लिए मन बनवाया, प्रेरित किया
कि तुम्हें संगीत पे जरूर लिखना है, भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपने ढंग से व्याख्यायित करो। और मैंने कहा मैं 20-21 साल का लड़का हूँ, अभी शास्त्रीय संगीत को ठीक से समझता नहीं हूँ, सीखा नहीं है, मेरा लिखा कौन समझेगा। बोले तुम्हारा जो सत्य है, जो तुम्हें रिफ्लेक्ट करता है, जो तुम्हें समझ में आता है, वो तुम्हें लिखना चाहिए। समय के साथ भले ही उस पर धूल पड़ जाए या समय के साथ भले वो पिछड़ा मान लिया जाए, लेकिन तुम्हारी अपनी जवाबदेही के लिए, तुम्हारे अपने विकास के लिए ये एक दस्तावेज होगा कि जब मैं 22 साल का था, जब मैं 23 साल का था, तो मैं ठुमरी को या गिरजा देवी को या किसी दूसरे गायक कलाकार को कैसे देखता था। और इस बात ने मेरे मन में एक हौसला, एक चिंगारी पैदा कर दी। 23 साल की उम्र में गिरजा देवी पर मेरी एक छोटी सी किताब प्रकाशित हुई और बड़े प्रेम से निर्मल जी ने उस किताब की भूमिका लिखी, उसका भूमिका लिखना स्वीकार किया। और मुझे आज भी लगता है कि मैं किसी भी अतिरिक्त भावुकता में या बहुत विनम्र बनने के अर्थ में नहीं कह रहा, किताब में जितना सुंदर उससे कहीं सुंदर उस किताब की भूमिका है। और जब वो किताब प्रकाशित हुई और वो लोगों ने मुझे जानना, सुनना, समझना शुरू किया और 1 साल के बाद जब वो बहुत पसंद कर ली गई, तो दूसरे बड़े रचनाकार कुंवर नारायण जी वो मुझे ले करके रूपा एंड कंपनी में गए, मेहरा साहब के पास गए, आर के मेहरा के पास, और उन्होंने कहा कि ये यतीन्द्र हैं, ये नए ढंग से लिख रहे हैं, इन्होंने गिरजा देवी पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, मैं चाहता हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करें। और मैं हक्का बक्का, मुझे लगा कुंवर नारायण जी जा रहे हैं और मुझे लेकर के जा रहे हैं तो उनको कुछ काम होगा, मैं उनके शिष्य के तौर पर जाता था। और बाकायदा उन्होंने मेरी पैरवी की, उनको बताया और 5-7 मिनट के डायलॉग में किताब डन हो गई। मेहरा साहब ने कहा आप चल के आए, इसके लिए आपने फोन कर देते तो काफी रहता। बोले नहीं, कभी मेरे लिए दिनकर जी चल के आए थे मुझसे मिलने, मेरे घर में आत्मजयी की प्रशंसा करने, मैं आज इसको लेकर के आया हूँ इसी किताब की प्रशंसा करने। और इस तरह से वो मुझे दरियागंज लेके गए और साल भर के अंदर किताब का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ और वो किताब अंग्रेजी हलकों में भी गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, आज सारे जितने भी तरह के विमर्श हैं, जितने भी तरह की गला काट प्रतिस्पर्धा है, जितने भी तरह की होड़ लगी हुई है आगे निकलने की, लाइक्स पाने की, शेयर बढ़ाने की, सब्सक्राइब करने का जो ट्रेंड चला है, उनसे अलग थोड़ा धैर्यपूर्वक साधना करने और बड़े रचनाकारों के अनुमोदन का एक अनुशंसित भाव पाने के लिए जो प्यार और जो गरिमा महसूस होती है, मुझे आज भी लगता है कि मेरे लेखन का सबसे सुंदर पक्ष ये था कि उस किताब को पूरा करने में निर्मल वर्मा ने मुझको प्रेरित किया और कुंवर नारायण जी ने उसके अंग्रेजी अनुवाद की तफ्तीश की। और ये यकीन मानिए, आप जब लिख रहे होते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं, जब कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई आपको, आपकी कला को आपसे बेहतर जानने वाला कहीं ना कहीं मौजूद होता है। भरतनाट्यम की एक बहुत बड़ी नृत्यांगना हुई बाला सरस्वती जी, उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत सुंदर बात कही जो मैं हमेशा सुनाता हूं जहां मुझे मौका मिलता है। उनकी मां ने उनको सिखाया कि बेटा जब तुम मंच पर प्रवेश करो और नृत्य के लिए नृत्यत रहो, तो हमेशा उस एक अतिरेकी पागल प्रशंसक के लिए नृत्य करना, उसको दिमाग में रख के नाचना जो तुमको और तुम्हारी कला को तुमसे ज्यादा जानता है। तुम्हें सबको खुश नहीं करना, तुम्हें एक किसी ऐसे समर्पित दर्शक, श्रोता, दृष्टा के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना है जो शायद उसकी अभिव्यक्ति को, तो उसकी जटिलताओं को, उसकी सूक्ष्मताओं को, उसके सौंदर्य को तुमसे अधिक जानता है। मुझे लगता है कि हम लोगों की पीढ़ी में हम लोगों का ये सौभाग्य रहा, हमें ऐसे लोग मिले, आगे बढ़ाने वाले लोग मिले, जिन्होंने हमने बहुत छोटे से शहरों में बैठ के काम किया, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की राह दिखाई, दूर से देखा और शाबाशी दी, प्रेम किया, समझाया। हेमिंगवे पर मैंने एक कविता लिखी तो निर्मल वर्मा ने पूरा एक पत्र लिखकर भेजा, कभी मैं अर्पण जी से शेयर करूंगा और आपसे साझा करेंगे कि कैसे एक नए रचनाकार के लिए एक बड़ा नक्षत्र जो लेखक है, जो विचारक है, जिसको कोई जरूरत नहीं है किसी भी, न उनको कोई कोटरी बनानी थी, उनको कोई कैननाइजेशन नहीं करना था, उनको कोई अपनी फ्लीट नहीं खड़ी करनी थी, कैसे तमाम सारे लोग खड़े हो जाएं और सीआर की तरह मेरे बारे में
प्रशंसा करते फिरे या मेरे डुगडुगी बजाए, ऐसा कुछ नहीं था। जो कोई रचनाकार कहीं था, उसको पकड़ के उसको सराहना, उसको संवेदना के शब्द देना। मुझे याद है कि राजूला और शंपा शाह, रमेश चंद्र शाह की बेटियां, वो जब कुछ करती थी तो निर्मल जी किस तरह से प्रसन्न होकर के शाह साहब को, ज्योत्सना जी को बताते थे। जयशंकर जी मेरे मित्र हैं, नागपुर में रहते हैं, उनकी कहानियों पर निर्मल जी की छाया भी है। निर्मल जी कैसे उनको सराहते रहे। तमाम सारे बड़े रचनाकार, नए रचनाकार, उन सबको साथ लेकर के उनकी उंगली पकड़ के निर्मल वर्मा चले हैं। मेरा उनके साथ एक बार विदेश प्रवास भी हुआ, अमेरिका जाना हुआ। जयप्रकाश नारायण सेंटेनरी सेलिब्रेशन हो रहा था और एक पूरा साहित्य अकादमी का समूह गया जिसमें मेरा भी चुनाव हुआ था, मैं गया। निर्मल जी किस तरीके से वहां प्रदर्शनियों में, वहां म्यूजियम्स में, वहां फुटपाथ पे, जहां भी कहीं ओपेरा हो रहा था, वहां ले जाके मुझे एक अभिभावक की तरह, एक टीचर की तरह सिखा और पढ़ा और बता रहे थे कि बेटा यहाँ ये ऐसे होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे इसको सुनो। मेरी लाइब्रेरी रिच कराने में संगीत का एक बहुत बड़ा वो सब सीखने समझने के लिए मुझे निर्मल जी ने प्रेरित किया। अपने पास से बहुत सारी किताबें भेंट की, भाषा को सीखने समझने की तहजीब सिखाई। और जब भी कोई किताब भेंट की तो अपनी बात नहीं, रचनाकार की बात लिख करके जिसको भी किताब देते थे उसके लिए कुछ लिखते हुए साइन करते थे और पूरे निश्चल हंसी के साथ सौंपते थे। निर्मल जी का एक उदार चित्त का व्यक्तित्व वो भी है कि उन्होंने पूरे जीवन अपने लेखन से अर्जित किया। किसी नौकरी में नहीं गए, किसी सेठ साहूकार के यहाँ नौकरी नहीं की, लेकिन पूरे स्वाभिमान के साथ लेखकीय ठसक और गरिमा के साथ जिए और वैसे जीने की कल्पना, वैसे जीने का सौजन्य नई पीढ़ी को सिखाया। आज जब वे नहीं हैं, उनकी रचनाएं हम लोगों को प्रेरणा देती हैं, रोशनी देती हैं और मुझे लगता है कि मैं उन चंद सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिन्हें निर्मल जी का भरपूर प्यार मिला है। मैं कुछ लिख पा रहा हूं, संगीत कलाओं की दुनिया में कुछ कर पा रहा हूं, उसमें निर्मल वर्मा का, उसमें कुंवर नारायण जी का, उसमें विद्यानिवास जी का बहुत बड़ा आशीष है। और मैं तमाम सारे लोग जो ये सुन रहे हैं, ये मेरा एक बहुत ही व्यक्तिगत सा मामला था, क्योंकि अर्पण जी ने मुझसे कहा था कि आप कैसे जानते थे और किस तरह से देखते थे। उस तरीके से मैंने निर्मल जी को समझने और कहने की कोशिश की है। और तमाम असहमतियों के बाद, तमाम निर्मल जी की रचनात्मकता की प्रतिबद्धता से असहमत रहते हुए भी निर्मल जी के व्यक्तित्व के प्रति, निर्मल जी की भाषा के प्रति, निर्मल जी की उपस्थिति के प्रति सदाशयी रहा जा सकता है। और मैं खुशनसीब हूं कि मेरा अपना कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आज यहाँ बता रहा हूँ। निर्मल वर्मा ने मुझे माना, सराहा, प्रेम दिया, तब आज ये प्रासंगिकता मिली कि मैं जनसुलभ पुस्तकालय में उनकी यादें लेकर के बैठा हूँ। मैं अपने समवयसी रचनाकारों से तो नहीं, लेकिन अपने जूनियर लोगों से ये जरूर कहूंगा कि आपके पास, आपके नजदीक कोई बड़ा रचनाकार, बड़ा कलाकार, बड़ा गायक, बड़ा शिक्षक, बड़ा अनुभव से पगा व्यक्ति, भले वो जीवन के अनुभव से पगा व्यक्ति हो, भले वो एक साधारण खेतीहर किसान हो, अगर आपको मिलता है तो उसकी छाए में बैठिए, उससे सीखिए, आपका जीवन निखरने में समय नहीं लगेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अर्पण आपका और तमाम सारे लोग जो यहाँ इस लाइव सेशन में आए हैं, मुझे सुना है। मैं आप सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और ये अपील करता हूं कि निर्मल जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके लेखन को ढूंढ ढूंढ कर पढ़िए और अपने ढंग से उनके प्रति एक दृष्टिकोण बनाइए। और अगर उनसे कोई असहमति है, अगर उनके लेखन में आपको कोई चीज ऐसी नजर आती है जो आप उनसे उम्मीद करते हैं, तो उसके लिए भी लेखन करिए, उसका विमर्श भी जारी रखिए। निर्मल जी जैसे रचनाकार इस दुनिया में कम है, हमारे पास है, हिंदी भाषा के पास है, ये हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद।